तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स। ये साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये जर्मन में इनका बर्थ हुआ, लेकिन इन्होंने पूरे वर्ल्ड में वर्क किया। साइंटिस्ट नहीं, बेसिकली आप इनको कह सकते हो नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर। जैसे कि चार्ल्स डार्विन थे ना, नेचर के बारे में समझना चाहते थे, उसी टाइप से ये भी नेचुरलिस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि इनकी जो बर्थ हुई वो तो जर्मनी में हुई, यूरोप में हुई। उसके बाद जब इन्हें मौका मिला, फ्रीडम मिली, तो ये सबसे पहले गए साउथ साउथ अमेरिका के वहाँ जो भी कंट्रीज हैं, या उस समय जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होंगी वो अब से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगी। बहरहाल साउथ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट पर उन्होंने पूरा भ्रमण किया, है ना, एक्सप्लोरेशन किया, नई नई चीज़ों को समझा, नेचर के बारे में समझा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पायोनियर थे, पायोनियर इस चीज में, एक्सप्लोरेशन में। और इन्होंने, जैसा कि मैंने अभी बताया, साउथ अमेरिका के एक्सप्लोर किया, बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से, बहुत ही गहन तरीके से नेचर की, और कई नई चीजों को समझा। हम तो यहाँ इकोलॉजी से संबंधित ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन इन्होंने तो कई फील्ड्स में, कई नए नए क्षेत्रों में नई नई चीजें बताई। जैसे कि ये अपने पास जो डॉक्यूमेंटेशन करते थे उसमें हर चीज नोट करते रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है। फिर इन्होंने बाद में क्या किया, उस वो टेम्परेचर्स के हिसाब से, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से पूरे वर्ल्ड की मैपिंग कर दी, है ना, और जोन्स बना दिए, रीजन्स बना दिए आइसोथर्म वाले, कि यहाँ इतना टेम्परेचर है तो रहता है, इस रीजन में एक खास टेम्परेचर। तो एक तरह से आइसोथर्म्स, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से भी वर्ल्ड में मैपिंग कर दी इन्होंने। इन्होंने कई फील्ड्स में वर्क किया। इवन चार्ल्स डार्विन भी, इनकी जो थ्योरी थी, इनके जो भी लिटरेचर्स थे, उनको बहुत ज्यादा स्टडी किया करते थे और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे चार्ल्स डार्विन इनसे। तो इनके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, अगर हम स्पीसीज को काउंट करें, जैसे ये एरिया ए है, ये एरिया फिर हमने बढ़ा के बड़ा एरिया ले लिया, और बड़ा एरिया कर लिया, एरिया सी। तो हम यहाँ मान लो डबल करते जा रहे हैं, इस एरिया के मुकाबले बी डबल है, बी के मुकाबले सी डबल है। तो क्या स्पीसीज जो डाइवर्सिटी है, स्पीसीज का जो नंबर है, वो भी क्या डबल होता जाएगा? नहीं। एरिया के बढ़ने से स्पीसीज एरिया के हिसाब से बिल्कुल प्रोपोर्शनली तो नहीं इंक्रीज होती। हाँ, एक लिमिट तक इंक्रीज होती है, लेकिन प्रोपोर्शनली नहीं इंक्रीज होती, नंबर घटता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ ये कुछ आइसलैंड्स हैं, तो इस आइसलैंड पर देखा कि 11 साइट हैं जहाँ पर कुछ डाइवर्सिटी है, या ये 11 वो जंगल, 11 जंगल, फॉरेस्ट है। तो उन सभी फॉरेस्ट में स्पीसीज को काउंट काउंट किया, तो 25 टाइप की स्पीसीज पता चली। लेकिन ये किसी खास टेक्सोन की है, जैसे कि प्लांट्स की हम बात करें। ऐसे ही यहाँ पर 18 साइट्स मौजूद हैं, 18 फॉरेस्ट मौजूद हैं, वहाँ केवल 28 स्पीसीज हैं। तो देख रहे हो, 11 से 18 मीन्स 7 साइट इंक्रीज हो गई, लेकिन जो स्पीसीज इंक्रीज हुई है वो उस स्पीड से इंक्रीज नहीं हुई। तो 25 से 28 मीन्स 3 ही इंक्रीज हुआ। ऐसे देख रहे हो 30 साइट्स, और फाइनली ये 99 साइट। तो 99 साइट पर केवल 33 स्पीसीज हैं, 11 साइट पर 25 थी, तो उस स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रहा। मीन्स
मान लो कि आपने यहाँ देखोगे तो शुरू में तो इस पे सीज इंक्रीज होती है, लेकिन बाद में उस स्पीड से इस तरह से ग्राफ अगर फॉर्म करो तो इस तरह से कोई ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर हम एरिया और स्पीसीज के बीच में, स्पीसीज रिचनेस के बीच में ग्राफ क्रिएट करना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और जैसा कि हम जानते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर एस जो है वो है स्पीसीज रिचनेस, और जो सी है वो कांस्टेंट कह सकते हो, बहरहाल ये इंटरसेक्ट है यहाँ पर, जो बाई एक्सिस पर इंटरसेक्शन, यहाँ पर जो ये ग्राफ बेस पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो सी हो गया। ए मीन्स एरिया और जेड इसका स्लोप। ठीक है, इस ग्राफ का स्लोप, जैसे कि यहाँ पर स्लोप ज्यादा है कहीं कम है, तीन में कंपेयर करें तो ये सबसे ज्यादा, थोड़ा कम, और ये सबसे कम। यहाँ देखोगे तो ये जो एंगल है स्लोप है और कम हो जाएगा, है ना। तो जेड मीन्स स्लोप। In fact, the relation between species richness and area for a wide variety of turn out to be rectangular। तो किसी भी स्पीसीज को देख लो, किसी भी टेक्सोन को देख लो, अगर आप स्पीसीज और एरिया के बीच ग्राफ बनाना चाहोगे तो आपको हमेशा ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही मिलने। अब अगर हम इस इक्वेशन में लॉग को अप्लाई कर दें तो हम जानते हैं लॉग को अप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह का हमें इक्वेशन मिलेगा। लॉग एस लॉग सी प्लस जो स्क्वायर की फॉर्म में होता है वो आगे आ जाता है, और फिर लॉग ए। तो ये जो इक्वेशन है कुछ बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के इक्वलेंट है। बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कुछ एम एक्स दिखाई दे रहा है, ये सी दिखाई दे रहा है, ये बाई दिखाई दे रहा है। तो ये जो इक्वेशन होती है वो होती है स्ट्रेट लाइन की। तो अगर इसमें लॉग को इंट्रोड्यूस कर दें तो फिर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। ग्राफ जो बनाएंगे उसमें स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अब यहां जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं एस मीन्स स्पीसीज रिचनेस, ए मीन्स एरिया, जेड मीन्स स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट, सी वाई इंटरसेप्ट। और जो जेड की वैल्यू होती है, इकोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया है, डिस्कवर किया है कि जो जेड की वैल्यू है उसकी रेंज होती है 0.1 से 0.2 के बीच। मीन्स अलग अलग टेक्सोन के लिए अलग अलग रीजन्स में जेड की वैल्यू देखी तो लगभग जेड की वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच ही आती है। एक खास स्लोप होता है, एक खास स्टीडीनेस होता है, स्टीपनेस होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा टेक्सोनोमिक ग्रुप है या कौन सा रीजन है। किसी भी टेक्सोनोमिक ग्रुप को ले लो, किसी भी रीजन को ले लो, लेकिन फिर भी जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, जो स्लोप है, वो लगभग सिमिलर, अमेजिंगली सिमिलर मींस सिमिलर आता है ना। यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे प्लांट्स इन ब्रिटेन और बर्ड्स इन कैलिफोर्निया या फिर मॉलस्क इन न्यूयॉर्क। लेकिन इन सब के लिए अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट देखेंगे तो लगभग सेम ही आता है। लेकिन अगर हम एरिया जो है वो बहुत बड़ा लें, जैसे कि पूरा कॉन्टिनेंट, और जब पूरा कॉन्टिनेंट की बात करेंगे उस समय जो जेड की वैल्यू आती है उसकी रेंज होती है 0.6 से लेकर 1.2 के बीच। ओके, कॉन्टिनेंट की बात करें
तो अगर एरिया अगर लार्ज लिया है तब जेड की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये फ्रूट ईटिंग बर्ड्स या मैमल्स, और एरिया क्या लेंगे हम, लार्ज एरिया, जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, तब उसका जो स्लोप आता है जेड की वैल्यू आती है वो आती है 1.5